नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों का। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक सीवर में एमटीएनएल के 3 कर्मचारी फंसने से तीनों कर्मचारियों की मौत हो गई। बता दें कि उनको बचाने के लिए एक रिक्शा चालक भी सीवर में उतरा था। जब वो सीवर में फंस गया, बता दें कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से काफी देर तक राहत और बचाव का काम किया गया, लेकिन किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका। टीम की तरफ से चारों के शव जो हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों एमटीएनएल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से छानबीन में पता चला है कि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि एमटीएनएल के 3 कर्मचारी केबल की मरम्मत के लिए संजय ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे थे, जिनमें से 2 कर्मचारी मरम्मत के लिए सीवर में उतरे थे, जहां दोनों बेहोश होने लगे, जिनको देखकर तीसरा कर्मचारी शोर मचाकर उन्हें बचाने के लिए सीवर के अंदर उतर गया, जिसका शोर सुनकर वहां मौजूद एक रिक्शा चालक भी वहां पर पहुंचा और सीवर में उतर गया, जिसके बाद सभी 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लेकिन प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस वक्त ये कर्मचारी एमटीएनएल के तारों की मरम्मत करने गए थे, तो उस वक्त उनके पास कोई सेफ्टी किट क्यों नहीं थी। हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था, हमें बताया गया है कि 4 लोग फंसे होने की संभावना है। तो ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था इनका। तो सिचुएशन देखने से पता लग रहा है कि पहले एक बंदा काम कर रहा था, जब वो ट्रैप हो गया तो बाकी लोग भी उसको बचाने के लिए अंदर घुसे। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है। 3 विक्टिम हमने निकाल लिए हैं, बाकी एक के फंसे होने की संभावना। सर्चिंग वैसे कर ली है, लेकिन क्लियर करने के लिए पानी निकाल के और फिर हम दोबारा एक बार सर्च करके कंप्लीट करेंगे। कितना वक्त हो चुका, कितना टाइम और लगेगा सर? अभी पानी निकलते ही बस सर्चिंग किया, फिर कितना टाइम, मतलब रेस्क्यू में टोटल कितना अब तक आप लोग को वक्त लग चुका है और कितना वक्त लग सकता है? रेस्क्यू के अंदर हमारे को 3-4 घंटे तो लगे हैं इसके अंदर, और जैसे पानी हो जाता है तो जल्दी से हम इसको क्लोज कर देंगे। सर दिक्कतें क्या आ रही है बीच में, अगर बात करें तो काफ़ी समय लग रहा है? दिक्कतें क्या है, फ्लोटिंग पंप नहीं है यहाँ पे पानी वगैरह वो क्लियर करने के लिए। जो है वो है ना प्रॉपर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, पानी नहीं उठा रहा, तो इसलिए दूसरा मंगाया है, वो लगा दिया है अभी। जो लोग निकाले गए सर। तो दिल्ली से ये दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एमटीएनएल के 3 कर्मचारी समेत 4 की दर्दनाक मौत हुई है। और इसी पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत दिल्ली से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अजीत, एनडीआरएफ की तरफ से चारों के शव निकाल लिए गए हैं, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? जी प्रतीक्षा, बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा हादसा जो है ये मंगलवार की शाम का है। करीब 6:30 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि जब एमटीएनएल के कर्मचारी काम कर रहे थे, सीवर लाइन के अंदर में कुछ एमटीएनएल का काम कर रहे थे। सारे के सारे जो 3 कर्मचारी थे जो अंदर घुस के काम कर रहे थे, लेकिन गैस की वजह से ये इनका दम घुट गया और ये तीनों बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से बाद में इन लोगों की आवाज सुन के जब एक रिक्शा चालक पहुंचा इनको बचाने, तो वो भी अंदर ही फंस गया। इसके बाद तमाम बचाव दल पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद लंबे घंटों के बाद चारों को निकाला गया और चारों की जब तक दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जी प्रतीक्षा। जी अजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास कोई भी सेफ्टी किट नहीं थी, बड़ा सवाल प्रशासन पर भी उठ रहा है, क्योंकि जब जहरीली गैस वहां पर थी सीवर के अंदर, वहां पर जो सेफ्टी किट पहनकर जा रहे थे उनके लिए भी जाना मुश्किल था। तो ऐसे में जब ये मजदूर जो कर्मचारी वहां पर है वो वहां पर गए हैं, तो उनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं थी। बड़ा सवाल प्रशासन पर भी यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर बिना सेफ्टी किट के ऐसे कर्मचारियों को क्यों काम पर भेजा गया? जी प्रतीक्षा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तीनों के तीनों जो कर्मचारी थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे और ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे थे, और जो सामने आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मानक है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर सेफ्टी किट में नहीं थे और ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें तीनों की मौत हुई है। जी, आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात हो पाई हो इस मसले को लेकर? क्या कुछ आगे की कार्रवाई अब रहने वाली है? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में ज्यादा कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में जो एक घोर लापरवाही भी देखी जा सकती है, इसलिए अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सामने आने से, कैमरे पर बोलने से बचता दिख रहा है। अभी सिर्फ सभी के सभी जो अधिकारी हैं वो केवल जांच की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, और कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सुरक्षा के मानक है उनको पूरा नहीं किया जाता और इस तरह के हादसे होते हैं, और अब एक बार फिर से हुआ, तो प्रशासनिक जिम्मेदारी तो बनती ही है इस पूरे मसले को लेकर।
बिल्कुल परीक्षा में बताना चाहूंगा कि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हुए हैं और ये हादसे समय समय पर इस तरह के होते रहते हैं। बावजूद इसके उनको सेफ्टी किट ना देना कहीं ना कहीं प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर और कोई हो, उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार ऐसा ही होता है कि कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है और इसी का शायद नतीजा है कि हर बार कार्रवाई की बात के बावजूद ऐसे हादसे होते रहते हैं और बिना ही सेफ्टी किट के लोग काम पे उतरते हैं, जिसका नतीजा होता है कि न केवल उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है बल्कि इस 3 जान के साथ साथ माफी चाहूंगा 4 जान के साथ साथ चारों का परिवार था जो कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है, बड़ी समस्या सामने आ गई है। जी बिल्कुल अजीत, आपने परिवार की बात की, क्या ये जो तीनों कर्मचारी थे MTNL के ये दिल्ली के ही रहने वाले थे? परिवार से कोई बात हो पाई हो? अभी परिवार से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पूरा का पूरा गम का माहौल है, परिवार अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि अब आखिरकार इनकी मौत के बाद इनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, पालन पोषण क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब जो भी प्रशासन है कार्रवाई की बात तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई ढीली रहती है, जिसका नतीजा होता है कि इस तरह के हादसे सामने बार बार आते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जवाबदेही तो प्रशासन की जरूर होगी क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और अक्सर बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए हुए कर्मचारियों को इसी तरीके से जो है काम पर भेज दिया जाता है और अक्सर सेफ्टी किट का ख्याल तो लोगों के मन में आता ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों के मन में आता ही नहीं। बावजूद इसके कि जिस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं, प्रशासन फिर लापरवाही करता नजर आता है और लापरवाही का ही नतीजा है कि ये 4 जान यहां पर चली गई हैं। अब जवाब कौन देगा, जवाबदेही किसकी होगी, इसी पर सबकी निगाहें रहने वाली है क्योंकि अब प्रशासन को जवाब तो देना पड़ेगा बिना सेफ्टी किट के। आखिर इन कर्मचारियों को क्यों भेजा गया था, क्योंकि 4 मौत हुई हैं और परिवार गम के माहौल में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जनपद गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आपको बता दें कि भाकियू के कार्यकर्ताओं और किसानों का कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरना पूरे यूपी और उसके पूरे मंडलों समेत समस्त जिलों में धरना करेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। वहीं भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, उनके लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। साथ ही जो किसान है उनकी तरफ से कहा गया कि उनके 11 लोगों पर सरकार ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि सरकार उन मुकदमों को वापस ले, उन लोगों को रिहा करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ता सभी टोल को फ्री कराएंगे और यहां तक कि सभी थाने और एसएसपी दफ्तरों का घेराव भी किया जाएगा। जिसके बाद भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन धरना विशाल रूप लेगा। कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ेगी और अब ये सरकार के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। राहुल सुराना, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आप जो यहाँ पे थाना मुरादनगर में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में कई मंडलों में ये धरना, थानों पे, टोल पे, सभी जगह अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा है। जो कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थानों में। और जहाँ तक कल का सवाल है कि कल जो है एक जो सरमायादारों की जो ये पार्टी है, मतलब दुकानदार क्या किसानों पर अत्याचार करेंगे? अच्छा, अगर उस किसान के साथ बदतमीजी करी, उसमें कार्यकर्ता गए, उनको एक तरफा पकड़ करके बंद कर दिया गया और उनको जेल भेजने का काम प्रशासन कर रहा है। तो उसी के विरोध में माननीय राकेश टिकैत जी मुजफ्फरनगर कोतवाली में बैठे हुए हैं और पूरे प्रदेश में आह्वान हो गया है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, वो अत्याचार नहीं सहेंगे। बेशक बाबा की सरकार है, बाबा इन पे कंट्रोल करें, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने जो भी इनके व्यापारी हैं उन पे, व्यापारी भी किसान से ही चलेगा। तो ये झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा देश में।
अच्छा, राकेश टिकैत को भी धमकी दी गई है क्या? उस संबंध उनको में भी आप मारने की बैठे हैं? धमकी पूरे परिवार को दी गई है, उसका भी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा सरकार प्रदान करे। ओबीसी के लिए तो है, ओबीसी पे गोली चल जाएगी तो है, टिकैत साहब पे गोली चलती है, धमकी सरेआम आती है, उनके लिए ये नहीं देंगे सुरक्षा। तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि वायु श्रेणी की सुरक्षा माननीय राकेश टिकैत जी को दी जाए, क्योंकि वो किसान नेता है और वो पूरे एसकेएम में भी जो पूरा कंट्रोल करके पूरे आंदोलन को 13 महीने चलाया। तो हम इस चीज की पुरजोर मांग करते हैं जिला गाजियाबाद थाना मुरादनगर से। तो ये धरना जो है आपका अनिश्चितकालीन, ये कब तक चलने वाला है? ये चाहे 10 घंटे चला लो या 10 महीने चला लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसान को कोई परेशानी नहीं है चलाने के लिए। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती आप इसी तरीके से धरना करेंगे? 13 महीने की ट्रेनिंग है किसान को, किसान कहीं भी घबराने वाला नहीं है। सरकार पहले भी बाबा की थी, अब भी बाबा की है। किसान अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है। अगर किसानों पे अत्याचार होगा तो किसान आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई भी अत्याचार करे उसके खिलाफ किसान दबने वाला नहीं है। यदि आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ये आगे भी बढ़ सकता है। फिर इस आंदोलन में और तेजी होगी, सभी प्रदेश के टोल फ्री करे जाएंगे, एसएसपी ऑफिस घेरे जाएंगे, अभी थानों तक बात है। तो सरकार को बात मान लेनी चाहिए, जो उन पे मुकदमे करे गए हैं 11 लोगों पे, वो मुकदमे वापस करे, तभी ये धरने। क्या नाम है आपका? राजधानी दिल्ली में कोर्ट की रोकथाम के बावजूद भी अवैध निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कई अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। वहीं गैर कानूनी तरीके से एमसीडी की तरफ से पुराने बिल्डिंग का नक्शा भी पास किया जा रहा है। वहीं शिकायतों के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं जून 2019 में रोहिणी कोर्ट ने किसी भी तरीके के निर्माण पर परमानंद कॉलोनी वेस्ट दिल्ली पर रोक लगा दी थी, लेकिन पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। शायद दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली पुलिस न्यायपालिका से भी ज्यादा पावर में है, इसीलिए इनका आशीर्वाद अवैध निर्माण कराने और करने वालों पर बना रहता है। आरटीआई के माध्यम से इन सभी बातों का खुलासा हुआ और यह भी साफ हो गया कि भ्रष्टाचार के चलते किस तरीके से गैर कानूनी काम को भी कानूनी करा लिया जाता है। फिलहाल लगातार शिकायतें दी गई हैं और देखना यह होगा कि अब आरटीआई के खुलासे और शिकायतों के बाद गैर कानूनी काम पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दादाजी के नाम से मशहूर नागेश मास्टर्स उर्दू भाषा के में मास्टर कर रहे हैं। नागेश की पढ़ाई को लेकर ये जज्बा यूनिवर्सिटी के हर छात्र को प्रेरणा देता है। नागेश को 71 साल की उम्र में भी सीखने की ललक है। आमतौर पर इस उम्र में जहां लोग रिटायरमेंट से आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, उस दौरान नागेश चड्डा ने पढ़ाई को अपना साथी बनाया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नागेश की अपनी पहचान है। कॉलेज खुलते ही जब वो पहली बार क्लास में आए तो छात्रों को समझ ही नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए। जनकपुरी के ई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मिली जानकारी के मुताबिक वहां कुछ अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए। आपको बता दें कि खबर सीबीआई की टीम ने रजिस्ट्रार दफ्तर में ही उन कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की। मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र नाम के व्यक्ति ने सीबीआई में शिकायत दी थी कि उसकी प्रॉपर्टी दान में देने के एवज में रजिस्ट्री कराने के बदले 35,000 की रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया। फिलहाल इस बात की तहकीकात की जा रही है, लेकिन सीबीआई की रेड के कारण सब रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर रजिस्ट्री कराने आए लोगों को कई घंटों लाइन में लगा रहना पड़ा, जिससे लोगों को काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। तो ये सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के
पर रेड पड़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां पर सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची थी। रिश्वत लेने का मामला है जो आरोप लगाए गए थे वहां पर, और उसी को लेकर पुलिस की तरफ से, सीबीआई की टीम की तरफ से वहां पर जांच की जा रही थी। और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर जनकपुर इलाके में देखने को मिली। सीबीआई की रेड की वजह से लोगों को काफी देर तक इंतजार कराना पड़ा जो रजिस्ट्री के लिए आए थे, और इसी लंबी लाइन की वजह से बाकी लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। ₹10,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद रेड की गई। वहां पर ई सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में ये रेड हुई और लोगों की बाहर भीड़ लग गई थी, क्योंकि अंदर रेड हो रही थी, इसलिए इन लोगों को बाहर शामिल नहीं किया गया था। अंदर जाके क्या बता? अभी वो जो सीबीआई के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने आके बात बता रहे थे, जैसे ही आप लोग आए वो अंदर चले गए। कम से कम कुछ बताए तो सही। दरवाजा देके धक्का देके बिल्कुल कर दिया और अंदर से कुंडे लगा लिए। कुंडे लगाने के बाद और हम ढूंढ रहे हैं, हम टक टक कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। और हमारी तो रात की फ्लाइट है और हमने फ्लाइट की डिटेल लगाई हुई है, वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम पता नहीं जैसे यहाँ पर कोई जवाबदारी नहीं है, कोई हमने पैसे दिए हैं, हमने सब अपना ओरिजिनल काम कर रहे हैं और कंप्यूटर से डेट लेके आए हुए हैं। डेट लाने के बाद भी ये हालत है। हमें तो अब 2.5-3 घंटे हो गए। ये जो रेट पड़ी है ये भी 1.5 घंटा पहले पड़ी है। पहले तो हम वेट कर रहे थे 1.5 घंटे से, पता नहीं वो बताया उन्होंने कि सीबीआई की रेट। अंतर्राज्यीय नारकोटिक ड्रग कार्टेल के मुखिया दीपक राही को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और डीसीपी जसमीत सिंह की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस की तरफ से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 साल से पुलिस टीम इस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसको लेकर आज पुलिस को सफलता हासिल हुई। वहीं आरोपी दीपक राही पर डकैती, हमला, चोट, अतिचार, धमकी जैसे करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने दीपक राही को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राज्यीय ड्रग कार्टेल मुखिया रहा है दीपक राही और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। काफी वक्त से तलाश की जा रही थी। करीब 20 मामले इस आरोपी पर दर्ज हैं। वहीं गाजियाबाद में अवैध पिस्टल लोड करते वक्त अचानक गोली चल गई। बता दें कि इस दौरान एक युवक को पेट में गोली लग गई। फिलहाल उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं युवक के दोस्तों ने पुलिस को यह कहकर बरगलाने की कोशिश की कि बदमाशों ने उसे गोली मारी, लेकिन पूछताछ में सच्चाई साफ सामने आ गई। अब इस मामले में एक दोस्त को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर ली गई है। तो पूरा मामला अवैध पिस्टल को लोड करने का है, जहां पर अवैध पिस्टल लोड करते वक्त युवक के पेट में गोली लग गई। हालांकि युवक के साथियों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन बात यहां पर यह थी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आरोपी को जो है बदमाश गोली मार गए, लेकिन जब पूछताछ की गई, जांच की गई, तो पता चला कि अवैध पिस्टल को लोड कर रहा था और उसी वक्त उसको गोली लगी है। इस मामले में पुलिस ने युवक के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बीते दिनों एक कूड़े के पहाड़ में अचानक आग लग गई थी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग सक्रिय हो गया और मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद रही। आग बुझाने का काम तेजी से किया गया, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। बता दें कि गाजीपुर में आग ने काफी भीषण रूप ले लिया। वहीं गाजीपुर साइट में लगी आग का मामला दिल्ली विधानसभा में भी उठाया गया। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। बता दें कि लोगों को इसकी वजह से काफी
जो परेशानी है वो झेलनी पड़ी है। आनंद विहार से लेकर इंदिरापुरम तक धुएं से लोग परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग लगी तो किस तरीके से धुएं का गुबार वहां पर देखने को मिला। हर तरफ धुआं धुआं हो गया। ये धुआं पहले दिन नोएडा के सेक्टर 16 तक भी नजर आ रहा था। इस तरीके से जो आसपास के लोग हैं धुएं में परेशान हो रहे हैं। हवा चलने के बावजूद भी ये धुआं लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि गाजीपुर के ऐसे कूड़े के पहाड़ में आग लगी हो और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी हो। इससे पहले भी 2020 में इसी तरीके की घटना हुई थी। तब भी कई दिनों तक लोगों को धुएं के गुबार से जूझना पड़ा था, सांस लेने में दिक्कतें हुई थी, सबसे ज्यादा बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। और अब एक बार फिर से यही परेशानी का सबब बना हुआ है धुआं। और लैंडफिल से ये जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। बिहार से लेकर इंदिरापुरम तक धुएं के गुबार से लोग परेशान हैं। और इतना ही नहीं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, देखने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और इसी वजह से आसपास के लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई हो। गाजीपुर में 2020 में भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी जब इसी कूड़े के पहाड़ में आग लग गई थी। जब भी इस मसले को लेकर बात की जाती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी पर आरोप लगाए जाते हैं। तो एमसीडी ये कहती है कि हमें कूड़े के निस्तारण के लिए किसी तरीके की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कूड़ा निस्तारण के बेहतर तरीकों को ढूंढने के लिए, तकनीक का इस्तेमाल के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर में यूक्रेन से लौटे छात्रों ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भारत के जितने भी छात्र और छात्राएं लौटे हैं उनकी पढ़ाई को जारी करने के लिए आदेश राज्य सरकार जारी करे। वहीं छात्रों का कहना है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज और विद्यालयों में जो फीस है उसको देखते हुए भारत के अंदर कोई पढ़ाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। अपनी आर्थिक जो कमी है उसी की वजह से भारत को छोड़कर लोग यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ता है उनको। और हम छात्र छात्राओं का भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि या तो प्राइवेट सेक्टर में जो फीस है उसको कम कर दिया जाए या फिर अपने ही भारत देश के अंदर मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कोई भी भारतीय अन्य किसी देश में ना जाए बल्कि बाहर के देश के बच्चे हमारे देश में पढ़ाई करने के लिए आए। प्रिंस है, मैं यहाँ पे डीएम सर से मिलने आया था। हम इनको ज्ञापन देने आए थे कि हम यूक्रेन में पढ़ रहे स्टूडेंट थे जो जिनकी स्टडीज़ अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो हम इसी बारे में डीएम सर को एक लेटर देने आए थे कि सर हमारी पढ़ाई यहीं पे चालू की जाए इंडिया में, क्योंकि अब यह पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे दोबारा स्टडीज़ चालू होंगी, तो हमें यहीं पर ही स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।